मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 विच इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के 15 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये आपकी ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आज इस वीडियो में हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इन 15 क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं पिछले साल खुद 10th क्लास में थी, मैंने खुद ये देखा कि चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपके लिए ये 15 क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सो टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। सो 15 में से पहले 5 क्वेश्चंस हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि 1 मार्क्स के होते हैं। फिर हम करेंगे 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 2 या 3 मार्क्स के होते हैं। फिर हम 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे एंड देन लास्ट में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज ये सारे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दैट्स व्हाई वी विल डू द क्वेश्चंस ऑफ ईच एंड एवरी टाइप। सो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रिसोर्स डेवलपमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? जब रिसोर्सेज को हम सही तरीके से यूज करते हैं, उनको ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, इस तरीके से हम रिसोर्सेज को यूज करते हैं कि आगे की फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। सो इसे रिसोर्स डेवलपमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो रिसोर्स डेवलपमेंट की इनमें से कौन सी प्रॉब्लम नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सैटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। ये तो रिसोर्स डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है कि हम क्या करते हैं, ऐसा होता है कि रिसोर्सेज की डिप्लीशन हो रही है सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स की ग्रीड को सैटिस्फाई करने के लिए। मतलब कुछ लोग जो कि रिच हैं, उनके पास ज़्यादा पावर है, तो वो रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इस वजह से रिसोर्सेज की डिप्लीशन हो रही है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी रिसोर्स डेवलपमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देन एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, ये भी एक प्रॉब्लम है रिसोर्स डेवलपमेंट की, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ ही लोगों के पास एक्यूमुलेटेड नहीं होने चाहिए। सभी को इक्वल रिसोर्सेज मिलने चाहिए, सभी को इक्वली रिसोर्सेज मिलने चाहिए। एंड अगर एक्यूमुलेशन है रिसोर्सेज का कुछ इंडिविजुअल के पास फ्यू हैंड्स में, सो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, देन इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स, ये भी रिसोर्स डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है कि अगर हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करेंगे, उनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज करेंगे, सो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट। फोर्थ ऑप्शन है एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर रिसोर्सेज हैं तो उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अमंग ऑल द पीपल, तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है रिसोर्स डेवलपमेंट की। एंड हमें यही बताना था कि कौन सी इनमें से रिसोर्स डेवलपमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ रिसोर्सेज आएगा कि जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ ही इंडिविजुअल के पास सारे रिसोर्सेज का एक्सेस है एंड कुछ लोगों को इवन जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो भी एक्सेस नहीं हो रही हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the following is a name given to an area sown more than once in an agricultural year plus net sown area। तो उस एरिया का क्या नाम होता है, उस एरिया का क्या नेम हमें नेम गिवन है जिसमें इंक्लूडेड है नेट सोन एरिया प्लस वो एरिया जिसको साल में एक से ज्यादा बार सो किया जाता है। सो व्हाट इज दैट एरिया कॉल्ड? सो द करेक्ट आंसर इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है नेट सोन एरिया प्लस दैट एरिया विच इज सोन मोर देन वंस इन अ ईयर। नेट सोन एरिया क्या होता है? देखो, ऐसा एरिया, ऐसी लैंड जिसको साल में कम से कम एक बार उस पर खेती करी जाती है, सो किया जाता है। सो दैट इज नेट सोन एरिया। अब उस नेट सोन एरिया में जब हम वो एरिया ऐड कर देते हैं जिसको साल में एक से ज्यादा बार सो किया जाता है, उस पर खेती करी जाती है, तो दोनों को ऐड करने के बाद जो हमें एरिया मिलता है दैट इज कॉल्ड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ये आपको बिल्कुल इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि
नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नेट सोन एरिया होता है दैट एरिया विच इज सोन एटलीस्ट वंस इन एन ईयर, एंड जब नेट सोन एरिया में हम उस एरिया को ऐड कर देते हैं जिसको एक साल में एक से ज्यादा बार सो किया जाता है, तो फिर दोनों को ऐड करके हमें मिलता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. So the correct answer is option number D. So the gross cropped area is name given to an area sown more than once in an year plus net sown area. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. अगला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ओवरग्रेजिंग द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन? इनमें से कौन से स्टेट्स में ओवरग्रेजिंग एक रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का? लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? जब लैंड की क्वालिटी, लैंड की फर्टिलिटी में जो लैंड की फर्टिलिटी है वो खराब हो जाती है, डिट्रॉइट हो जाती है, इसे ही बोला जाता है लैंड डिग्रेडेशन. लैंड डिग्रेडेशन के काफ़ी रीजंस हैं, ओवरग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, माइनिंग, सॉइल इरोजन, ये सारे जो रीजंस हैं ये लैंड डिग्रेडेशन के हैं. तो हमें बताना है कि ओवरग्रेजिंग किस स्टेट में रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का. सो फर्स्ट ऑप्शन इज महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र. ये जो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये जो स्टेट्स हैं ना, इन स्टेट्स में ओवरग्रेजिंग मेन रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का. अब ओवरग्रेजिंग होता क्या है? देखो, जब हम ऐसे ही एनिमल्स को, काउस को खुला छोड़ देते हैं ग्रास खाने के लिए, घास खाने के लिए, उसको ग्रेजिंग बोला जाता है. एंड जब हम ज़्यादा लंबे टाइम तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब हम काउस को या फिर और दूसरे एनिमल्स को अलाउ कर देते हैं ग्रास को खाने के लिए, तो क्या होता है, वो इतना ज़्यादा ग्रेज कर लेते हैं कि जो उस एरिया में, उस लैंड में जो ग्रास है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाती है, एंड फिर उस लैंड को यूज़ नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो फिर वो जो लैंड है वो ख़राब हो जाती है, इट बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन. तो ये लैंड डिग्रेडेशन का एक रीजन है ओवरग्रेजिंग. ठीक है, एंड ये किस स्टेट में मेन रीजन है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन स्टेट्स में. सो द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र. ये जो दूसरे स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट में ओवर इरिगेशन मेन रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का. ओवर इरिगेशन क्या होता है? जब हम लैंड को ज़्यादा वाटर प्रोवाइड कर देते हैं, ज़्यादा ही इरिगेट कर देते हैं, तो उसे ओवर इरिगेशन बोला जाता है ना. बिकॉज हमें पता है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये जो नदर्न स्टेट्स हैं, ये जो नदर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पर वाटर का काफ़ी एक्सेस होता है, वाटर अबंडेंस में पाया जाता है. ठीक है, तो इसीलिए लैंड को ज़्यादा इरिगेट कर दिया जाता है, एंड इस वजह से जो लैंड है वो डिग्रेड होती है, क्योंकि एक्सेस ऑफ वाटर भी सही नहीं है कल्टिवेशन के लिए. ठीक है, तो ओवर इरिगेशन यहाँ पर रीजन बन जाता है लैंड डिग्रेडेशन का इन द स्टेट्स पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. जबकि महाराष्ट्र जैसे स्टेट में ओवर ग्रेजिंग इज द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि लैंड डिग्रेडेशन के रीजंस कौन से स्टेट में, मतलब कौन से स्टेट में क्या रीजन है फॉर द लैंड डिग्रेडेशन. यू शुड नो दैट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. सो द क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टू रिड्यूस सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने के काफी मेजर्स होते हैं. सॉइल इरोजन मतलब जब सॉइल की जो टॉप पार्ट होता है, जो टॉप लेयर होती है, जो फर्टाइल वाला पार्ट होता है, जब वो इरोड हो जाता है, मतलब वहां से वो, मतलब वाटर के थ्रू या फिर विंड के थ्रू जब वो जो फर्टाइल पार्ट है वो चला जाता है, इरोड हो जाता है, उसे बोला जाता है सॉइल इरोजन. तो सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने के लिए इनमें से कौन से मेजर नहीं है? सॉइल को इरोजन से रोकने के लिए काफी स्टेप्स हम उठाते हैं, तो इनमें से कौन सा मेजर नहीं है सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने के लिए? फर्स्ट ऑप्शन इज क्रिएटिंग डीप चैनल्स, गलीज. B is contour plowing, C is strip cropping and D is planting shelter beds. तो इनमें से कौन सा मेजर नहीं है सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने के लिए? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटिंग डीप चैनल्स विच आर नोन एज गलीज. तो देखो, जब क्लेई सॉइल में से जब पानी रन करता है, बहुत ही तेज स्पीड से रन करता है, तो वो जो चैनल है वो इस क्लेई सॉइल को कट करके गलीज चैनल्स बना देता है, डीप ऐसे चैनल्स बना देता है, जिसको हम बोलते हैं गलीज. एंड ये जो गलीज होती हैं बिल्कुल भी सॉइल के लिए, लैंड के लिए अच्छी नहीं होती हैं. इससे क्या होता है, जो लैंड है वो अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन के लिए, फिर उस पर खेती नहीं करी जा सकती. ठीक है, सो दिस इज नॉट अ मेजर फॉर रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन, है ना. तो ये मेजर नहीं है, इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. ये बाकी के जो 3 मेजर्स हैं ये सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने के लिए किए जाते हैं. जैसे कि काउंटर प्लोइंग में क्या होता है, जो स्लोप्स होती हैं, तो स्लोप्स पर से पानी बह के ना जाए, तो क्या होता है कि काउंटर्स में, ऐसे लाइन्स में खेती करी जाती है, दैट इज नोन एज काउंटर प्लोइंग. तो ये भी सॉइल इरोजन को रोकने के लिए किया जाता है. देन स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि पूरी लैंड को ऐसे हम स्ट्रिप्स में बांट देते हैं, स्ट्रिप्स में क्रॉपिंग करते हैं, एंड उन स्ट्रिप्स के बीच
बीच में हम मतलब ग्रास को उगने देते हैं, घास को उगने देते हैं, तो इससे क्या होता है, विंड की वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता, एक बैरियर सा बन जाता है एंड जब तेज हवा चलती है तो उस वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता, तो इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स में क्या होता है कि जो लैंड है जहाँ पर आप खेती कर रहे हो उसके चारों तरफ आप ऐसे ट्रीज को प्लांट कर देते हो ताकि एक शेल्टर बन जाए एंड वाटर एयर के थ्रू जो है सॉइल इरोजन ना हो। तो ये सारे मेजर्स हैं सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने के लिए, जबकि ये जो गलीज हैं ये क्या करते हैं, सॉइल को इरोड करते हैं एंड लैंड को अनफिट बनाते हैं कल्टीवेशन के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टेरेस कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस। तो इनमें से कौन से स्टेट्स में टेरेस कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया जाता है। टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है, देखो ये मोस्टली हिली एरियाज में किया जाता है। हिली एरियाज में जो हिल्स होती हैं, स्लोप्स होती हैं, तो जब भी बारिश होती है तो जो पानी होता है वो सारा बह के नीचे चला जाता है, तो वो पानी बह के ना जाए एंड जो भी फर्टाइल सॉइल है उसको अपने साथ में ना लेके जाए, तो क्या किया जाता है, जो हिल्स होती है उनको ऐसे कट करके टेरेस बना देते हैं, ऐसे सीढ़ियाँ टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं एंड फिर उस पर खेती करी जाती है। तो इससे जो सारा वाटर है वो एकदम बह के भी नहीं जाता, जो वाटर का फ्लो है वो स्लो हो जाता है एंड जो सॉइल है वो भी इरोड नहीं होती है। तो टेरेस कल्टीवेशन को कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है, हिली एरियाज में। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से स्टेट में टेरेस कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज पंजाब, हरियाणा, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। हमें पता है कि उत्तराखंड जो स्टेट है वहाँ पर हिली एरियाज ज़्यादा हैं, तो हिली एरियाज में टेरेस कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया जाता है। बाकी ये जो स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनमें तो प्लेन एरिया होता है मोस्टली, तो प्लेन एरियाज में टेरेस कल्टीवेशन को प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड, बिकॉज यहाँ पर हिली एरियाज होते हैं। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स मूव ऑन टू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए, अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे एंड ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के होते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज माइनिंग कॉज लैंड डिग्रेडेशन। तो हमें बताना है कि माइनिंग लैंड डिग्रेडेशन कैसे कॉज करता है। तो माइनिंग क्या होता है, माइनिंग में हम अर्थ के अंदर से, लैंड के अंदर से जो भी मिनरल्स हैं, यूजफुल मटेरियल्स हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड माइनिंग करने के लिए हमें यूजफुल मटेरियल्स को, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अर्थ में हमें मतलब खोदना पड़ता है, बड़े बड़े गड्ढे करने पड़ते हैं, तभी हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे एंड जो माइनिंग है वो फिर इस वजह से लैंड डिग्रेडेशन कॉज करता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, माइनिंग साइट्स आर अबैंडन्ड आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीट। जब माइनिंग कंप्लीट हो जाती है, उस एरिया में से सारे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सकेवेशन का पूरा काम हो जाता है, तो फिर जो माइनिंग साइट्स होती है उनको ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, तो फिर वो बैरन लैंड बन जाती है, वो किसी भी काम की नहीं रह जाती, उस पर ना खेती करी जा सकती है, वहां पर कोई एनिमल्स नहीं रह सकते, कोई प्लांट नहीं ग्रो करते। ठीक है, तो माइनिंग साइट्स को ऐसे ही अबैंडन कर दिया जाता है, जिस वजह से जहां पर माइनिंग करी जाती है वो पूरी लैंड बैरन लैंड बन जाती है एंड फिर उसका आगे कोई यूज नहीं होता है। सो दिस इज वाई माइनिंग कॉजेज लैंड डिग्रेडेशन, बिकॉज अगर वो लैंड बैरन बन जाएगी तो लैंड डिग्रेडेशन ही हो रहा है ना, लैंड की जो फर्टिलिटी है, लैंड की जो क्वालिटी है वो डिट्रॉइट हो रही है। सो ये एक रीजन हो गया। देन it is tectonically disturbed and is left behind with deep scars and traces of overburdening। हमें पता है कि माइनिंग करने के लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदने पड़ते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है एंड फिर उस पर कोई भी कल्टीवेशन नहीं करी जाती एंड इसको डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस के साथ छोड़ दिया जाता है। तो इस वजह से जो लैंड है वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है एंड लैंड डिग्रेड होती है। दिस डिस्ट्रॉयज द नेचुरल सॉइल प्रोफाइल अलॉन्ग विद इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द रीजन। एंड जब माइनिंग करी जाती है तो जो सॉइल की जो नेचुरल सॉइल प्रोफाइल है वो डिस्ट्रॉय होती है एंड इकोलॉजिकल बैलेंस भी खराब होता है उस रीजन का। देखो सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, सॉइल की जो लेयर्स हैं, वर्टिकली सॉइल की जो लेयर्स होती हैं उनको इसको बोला जाता है सॉइल प्रोफाइल। तो जो नेचुरल सॉइल प्रोफाइल है वो खराब हो जाती है सॉइल की, ठीक है, लैंड की जो सॉइल प्रोफाइल है वो खराब हो जाती है, बिकॉज माइनिंग करते टाइम तो ऑब्वियसली आपको इतने बड़े बड़े गड्ढे करने पड़ते हैं, तो सॉइल प्रोफाइल डिस्ट्रॉय होती है एंड जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उस रीजन का, जिस पर्टिकुलर रीजन में माइनिंग करी जा रही है वो भी डिस्टर्ब होता है। ठीक है, फ्लोरा एंड फोना को इतना असर होता है, जो प्लांट्स वहाँ पर ग्रो करते थे, जो एनिमल्स वहाँ पर रहते थे, तो उनको भी काफ़ी लॉस झेलना पड़ता है। इस वजह से इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब होता है उस रीजन का। ओके, सो दैट्स व्हाई माइनिंग कॉजेज लैंड डिग्रेडेशन। तो ऐसे आप इसका आंसर लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is Agenda 21? List its 2 principles। तो Agenda 21 क्या है, इसके हमें 2 प्रिंसिपल्स बताने। तो देखो रियो दी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, उस अर्थ समिट में ये डिक्लेरेशन साइन करी गई थी विच वॉज Agenda 21। ठीक है,
So Agenda 21 is a non-binding but significant declaration signed by the leaders of the world in the Earth Summit held at Rio de Janeiro, Brazil in 1992. तो ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में 1992 में ये अर्थ समिट में इस डिक्लेरेशन को साइन किया गया था जो बाय द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के जो बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने इस डिक्लेरेशन को साइन किया था अर्थ समिट में, विच हैपेंड इन 1992 एट रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील. It was a product of the UN Conference of the Environment and Development UNCED Summit. And ये जो Earth Summit थी इसका नाम क्या था? United Nation Conference for the Environment and Development. शॉर्ट फॉर्म में इसे हम UNCED Summit बोलते हैं. तो इस समिट में Agenda 21 इस डिक्लेरेशन को साइन किया गया था वर्ल्ड लीडर्स द्वारा. ओके. The summit was held in order to discuss possible steps to achieve global sustainable development. एंड ये अर्थ समिट हुई क्यों थी? ये यहाँ पर अर्थ समिट हुई थी ये डिस्कस करने के लिए कि कैसे हम ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? मतलब इस तरीके से डेवलपमेंट करना, इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि जो इन्वायरमेंट है, जो रिसोर्सेज हैं, उनको कोई डैमेज ना हो. प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करे फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ. तो इस तरीके से जब हम डेवलपमेंट करते हैं दैट इज ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एंड ग्लोबली जब हर एक कंट्री ऐसा करेगा तब उसको बोलेंगे ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए ही ये अर्थ समिट हुई थी. एंड इस अर्थ समिट में एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था. तो एजेंडा 21 के दो प्रिंसिपल्स क्या हैं? टू मेजर प्रिंसिपल्स आर इट कॉम्बैट्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. जो एजेंडा 21 था इसमें था कि हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं, कैसे हरा सकते हैं. हमें पता है कि इन्वायरमेंट का काफ़ी डिग्रेडेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है एंड रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. तो ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है. तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को हम कैसे रोक सकते हैं, कॉम्बैट कर सकते हैं, वो एजेंडा 21 में था. एंड देन इट फाइट्स अगेंस्ट डिजीज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एंड एजेंडा 21 में था कि कैसे हम डिजीजेस से फाइट कर सकते हैं, जो डेडली डिजीजेस हैं अमंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो उन डिजीजेस से हम कैसे फाइट कर सकते हैं विद द थ्रू द ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मतलब सारे कंट्रीज को ग्लोबली कॉपरेट करके, नीड्स पर बात करके एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना चाहिए. एंड तब जाके हम इन डिजीजेस को कॉम्बैट कर पाएंगे, इन डिजीजेस से हम फाइट कर पाएंगे. सो दिस वर द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ एजेंडा 21. ठीक है, तो ये इसका पूरा आंसर है. एंड फ्रेंड्स ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि CBSE 2016 में पूछा जा चुका है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन. तो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि CBSE 2012 एंड 2011 में पूछा जा चुका है. तो हमें बताना है ऐसे 3 फैक्टर्स जो कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सॉइल कैसे फॉर्म होती है उसके लिए हमें 3 फैक्टर्स बताने जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं. तो देखो 3 फैक्टर्स एसेंशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन आर एज फॉलोज. कोई भी 3 फैक्टर्स आप लिख सकते हो. फर्स्ट इज रिलीफ, पैरेंट रॉक और बेड रॉक मटीरियल डिसाइड्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा? टेक्सचर मतलब इट विल बी सॉफ्ट, इट विल बी पोरस, या फिर उसमें जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा होंगे. तो ये जो टेक्सचर होता है सॉइल का ये डिपेंड करता है रिलीफ पर, पैरेंट रॉक या फिर बेड रॉक पर. रिलीफ क्या होता है कि किस टाइप की लैंडफॉर्म है, किस टाइप की लैंडफॉर्म में प्रेजेंट है वो सॉइल. मतलब प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, लैंडफॉर्म को बोलते हैं रिलीफ. तो रिलीफ पर डिपेंड करता है कि सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा. पेरेंट रॉक या फिर बेड रॉक, अब जैसा पेरेंट रॉक होगा जो सॉइल प्रोफाइल में जो सबसे नीचे वाली जो पेरेंट रॉक होता है उस पर डिपेंड करता है कि जो टॉप लेयर होगी सॉइल की वो कैसी बनेगी. ठीक है, सो पेरेंट रॉक या फिर बेड रॉक इसका मटीरियल भी डिसाइड करता है कि सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा. तो ये हो गया पहला फैक्टर. देन क्लाइमेट एंड वेजिटेशन अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन. जो क्लाइमेट एंड वेजिटेशन है ये भी अफेक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को. मतलब क्लाइमेट कैसा होगा, अगर ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा सर्दी होती है तो उस पर भी डिपेंड करता है कि किस टाइप की सॉइल होगी. जैसे आपने देखा होगा कि राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है. तो कैसी सॉइल होती है? एरिड सॉइल होती है. उसमें वो ज़्यादा सेलाइन होती है, उसमें साल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है. ठीक है, एंड जो लैटेराइट सॉइल होती है वो कैसे बनती है? उन रीजन्स में होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है एक्सेसिव लीचिंग की वजह से. सो यहाँ पर क्लाइमेट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्लाइमेट एंड वेजिटेशन दे बोथ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द formation of soil. ठीक है, they also affect the soil formation. Then forms of life and time also affect the color of the soil. Soil का color affect होता है forms of life, मतलब किस टाइप के plants वहाँ पर grow कर रहे हैं, किस टाइप के organisms वहाँ पर हैं. Forms of life and time. And
टाइम पर, मतलब कितना टाइम हो गया उसकी फॉर्मेशन पर, उस पर भी डिपेंड करता है दैट व्हाट विल बी द कलर ऑफ द सॉइल. सो इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन. ठीक है. So this was the answer. Now let's move on to question number 4. Question number 4 is, why should we use natural resources properly and judiciously? Explain your views. तो हमें resources को properly और मतलब judiciously, मतलब एकदम planning के साथ हमें क्यों resources को use करना चाहिए, हमें resources को exploit क्यों नहीं करना चाहिए, इसको हमें explain करना है अपने words में. So ये भी एक previous year question है जो कि CBSE Board 2019 में पूछा जा चुका है. So it's a very important question. So the importance of judicious use of resources are, हमें यहाँ पर बताना है कि रिसोर्सेज को हमें केयरफुली प्रॉपरली यूज क्यों करना चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज मल्टीपल एनवायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में अराइज इफ रिसोर्सेज आर यूज्ड इन एन इनडिस्क्रिमिनेट मैनर. अगर हम रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करेंगे, उसको ऐसे ही एक्सप्लॉइट करेंगे, प्लानिंग के साथ यूज नहीं करेंगे, तो इससे काफी इन्वायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी. इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतना पोल्यूशन हो रहा है, ओजोन लेयर की डिप्लेशन हो रही है. तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो कि रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हो रही हैं. सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, देखो जब रिसोर्सेज को हम सही से यूज नहीं करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, तो रिसोर्सेज जो हैं वो कुछ ही इंडिविजुअल के पास उनका ज़्यादा एक्सेस होगा. हमें पता है कि जो कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो ज़्यादा रिच होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पावर है, तो वो रिसोर्सेज को, उनके पास ज़्यादा एक्सेस होता है, वो रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं. तो इससे क्या होता है, इससे जो सोसाइटी है वो रिच एंड पुअर में डिवाइड हो जाती है. रिच वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज का एक्सेस है एंड पुअर वो लोग जो अपनी नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं. तो जब रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूज नहीं किया जाता, प्लानिंग के साथ यूज नहीं किया जाता, इक्वली सभी को रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, तो इससे क्या होता है, जो सोसाइटी है वो रिच एंड पुअर में डिवाइड हो जाती है. तो ये कुछ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि रिसोर्स के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से होती हैं. ओके, देन मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल. द कंटिन्यूअस यूसेज ऑफ दीज रिसोर्सेज मे रिजल्ट इन एग्जॉशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज. दिस मे स्टंट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द पीपल. तो ज़्यादातर जो रिसोर्सेज प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे वो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब वो रिन्यू नहीं हो सकते, दोबारा उनको रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता. जैसे कि फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, कोल. तो ये जो सारे जो रिसोर्सेज हैं ये नॉन रिन्यूएबल हैं, है ना. ये मतलब इनको रिन्यू नहीं हो सकते एंड अगर ये रिन्यू होंगे तो इनमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे. तो इन रिसोर्सेज को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. एंड इनको अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करेंगे, तो ये बहुत ही जल्द खत्म हो जाएंगे एंड फिर क्या होगा, फिर हमारी डेवलपमेंट रुक जाएगी एंड देन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द पीपल विल बी स्टंट. ठीक है. तो इस वजह से जो रिसोर्सेज हैं उनको हमें मतलब ज़्यादा एक्सेसिवली इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल हैं. दे कैन नॉट बी रिन्यूड एंड इफ दे विल बी रिन्यूड देन इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. ओके, देन it will enhance the status of a person and would not impede development in general for future generations. They have to be used with caution. अगर resources को हम cautiously, केयरफुली, प्लानिंग के साथ यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे एक पर्सन का स्टेटस इन्हांस होगा. डेवलपमेंट में भी कोई मतलब स्टंट नहीं आएगा, डेवलपमेंट भी ग्रेजुअली होगी. ठीक है, डेवलपमेंट भी नहीं रुकेगी, बिकॉज अगर हम रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करते रहेंगे तो बहुत ही जल्द रिसोर्स खत्म हो जाएंगे एंड देन हमारी डेवलपमेंट भी रुक जाएगी. लेकिन अगर रिसोर्सेज को हम कॉशियसली प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो डेवलपमेंट भी होती रहेगी. ठीक है, एक पर्सन का स्टेटस इन्हांस होगा एंड फ्यूचर जनरेशंस को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करते रहे तो एक दिन ये खत्म हो जाएंगे एंड आगे की फ्यूचर जनरेशंस के लिए रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं. लेकिन अगर हम केयरफुली जुडिशियसली यूज़ करें तो फ्यूचर जनरेशंस को भी अपनी नीड्स के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा. दे हैव टू बी यूज्ड विद कॉशन. इसीलिए हमें रिसोर्सेज को कॉशन के साथ केयरफुली यूज़ करना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे हमने समझाया कि वाई द नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड प्रॉपरली एंड जुडिशियसली. Okay, so this was the answer. Now let's move on to question number 5. Question number 5 is, describe any 3 main features of alluvial soil found in India. तो हमें alluvial soil के 3 main features सीखने हैं जो कि इंडिया में पाई जाती है. एंड ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि CBSE बोर्ड 2019-13 में पूछा जा चुका है. तो एलुवियल सॉइल के आपको 3 फीचर्स लिखने हैं. फीचर्स ऑफ द एलुवियल सॉइल आर, इट वाज फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ द रिवर लोड एज इट फ्लोज फ्रॉम इट्स अपर टू इट्स लोअर कोस्ट. तो हमें
पता है कि अलूवियल सॉइल कैसे फॉर्म होती है, ये बनती है फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ द रिवर लोड। मतलब रिवर जब फ्लो करती है अपर कोर्स से लोअर कोर्स में, जब रिवर फ्लो करती है तो रिवर अपने साथ साथ सेडिमेंट्स को, रॉक्स को अपने साथ बहा के लेके आती है। तो जब वो सारे सेडिमेंट्स, रिवर का ये जो लोड जब डिपॉजिट होते हैं एक जगह पर, तब जाके अलूवियल सॉइल फॉर्म होती है। सो अलूवियल सॉइल इज वेरी वेरी फर्टाइल, ठीक है, एंड ये फॉर्म ऐसे होती है। देन इट इज लाइट एंड पोरस, देयरफॉर इजीली टीलेबल। देखो जो एलुवियल सॉइल होती है वो काफ़ी लाइट होती है, हल्की होती है एंड पोरस होती है। मतलब एलुवियल सॉइल में ये एबिलिटी होती है कि वो वाटर को होल्ड कर सकती है, दैट इज नोन एज पोरस। इस वजह से जो एलुवियल सॉइल होती है वो इजीली टीलेबल होती है, मतलब कल्टीवेशन के लिए सूटेबल होती है, ठीक है। Then it is suitable for the growth of a large variety of rabi and kharif crops. एंड एलुवियल सॉइल काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है, इसीलिए इसमें काफ़ी लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है, जैसे कि राबी एंड खारिफ क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है, जैसे कि वीट, राइस, शुगर केन। काफ़ी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स एलुवियल सॉइल में ग्रो की जा सकती हैं बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी फर्टाइल। एंड जो एलुवियल सॉइल है ये मेनली नदर्न प्लेन्स में पाई जाती है, तो ये जो एरिया है काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड भी होता है बिकॉज यहाँ पर काफ़ी एग्रीकल्चरल किया जाता है एलुवियल सॉइल में। ओके, सो ये थे 3 मेन फीचर्स ऑफ द एलुवियल सॉइल and this was the answer. Now let's move on to the next question. So friends, अब हम long answer type question करेंगे. Now we will do 3 long answer type question. Long answer type question 4 या 5 marks के होते हैं, तो उस हिसाब से आप अपना आंसर लिखोगे. So the first question is, what is meant by conservation of resources? Mention any 4 steps taken at global level to conserve resources. तो हमें बताना है कि resources का conservation क्या होता है and global level पर क्या ऐसे 4 steps लिए गए थे resources को conserve करने के लिए. And ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि CBSE 2020 बोर्ड में पूछा जा चुका है. ओके, सो लेट्स आंसर इट. सो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर डेवलपमेंट एंड ऑल्सो टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड एस्पिरेशंस. हमें पता है कि जो रिसोर्सेज है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज आर वेरी वाइटल, ठीक है. बट irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. To overcome these problems, resource conservation at various level is important. लेकिन हमें पता है अगर resources का हम सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, उन्हें overutilize करेंगे, exploit करेंगे, तो इससे काफ़ी environmental problems होंगी, काफ़ी socio-economic problems होगी, जो कि हमने पहले डिस्कस करी. environmental problem जैसे global warming, pollution, जो सोसाइटी है वो rich and poor में डिवाइड हो जाती है बिकॉज कुछ ही इंडिविजुअल्स के पास रिसोर्सेज का एक्सेस होता है. तो रिसोर्सेज को हमें सही तरीके से यूज करने की जरूरत है. इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करने की जरूरत है, सही तरीके से यूज करने की जरूरत है. अब क्या ऐसे स्टेप्स लिए गए थे, 4 स्टेप्स लिए गए थे ग्लोबल लेवल पर रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, वो अब हम देखते हैं. सो स्टेप्स टेकन एट ग्लोबल लेवल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज आर एज फॉलो. So first is the Club of Rome advocated resource conservation for the first time in more systematic way in 1968. तो 1968 में Club of Rome ने पहली बार एक systematic way में conservation of resources के बारे में बात करी थी. Then in 1974 Gandhiji's philosophy was presented by Schumacher in his book Small is Beautiful. And गांधी जी की जो philosophy थी, गांधी जी का जो मानना था कि resources को हमें conserve करना चाहिए, sustainable development करनी चाहिए, तो गांधी जी की philosophy को Schumacher ने अपनी बुक में प्रेजेंट किया था एंड उस बुक का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल एंड ये हुआ था 1974 में, ठीक है. देन in 1987 the Brundtland Commission report introduced the concept of sustainable development as a means for resource conservation. and 1987 में Brundtland Commission ने एक रिपोर्ट इंट्रोड्यूस करी थी जिसमें उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी थी कि कैसे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करनी चाहिए कि इन्वायरमेंट को कोई डैमेज ना हो एंड आगे जो अभी प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको आगे फिर फ्यूचर की जो फ्यूचर जनरेशन है उसको अपनी नीड से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े. तो इस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं. एंड ये 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी एज अ मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन. देन in 1992 the first Earth Summit in Rio de Janeiro in Brazil made significant contribution towards the conservation of resources. and हम जानते हैं कि 1992 में पहली अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में. एंड इस अर्थ समिट में काफ़ी हमने स्टेप्स उठाए थे रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, ठीक है. मैनी इट मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो ये 4 स्टेप्स थे जो कि ग्लोबल लेवल पर लिए गए थे
फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ऐसे आप अपना इसका आंसर लिखोगे। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, व्हाई इज रिसोर्स प्लानिंग एसेंशियल, एक्सप्लेन। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, रिसोर्स प्लानिंग जरूरी क्यों है, एक्सप्लेन करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो रिसोर्स प्लानिंग इज अ टेक्निक ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विच एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्स प्लानिंग करना मतलब एक प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, एक प्रॉपर तरीके से एक प्लान्ड वे में रिसोर्सेज को यूज करना, यूटिलाइज करना, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम अचीव कर पाएं। इसे बोला जाता है रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अब ये जरूरी क्यों है, एसेंशियल क्यों है, ये रीजंस है। फर्स्ट इज मोस्ट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन अर्थ आर लिमिटेड इन सप्लाई। हमें पता है कि ज्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, नॉन रिन्यूएबल है। तो अगर हम उसको ऐसे ही ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे तो वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे एंड आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेंगे ही नहीं। सो इसीलिए हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी जरूरी है, रिसोर्स प्लानिंग करना जरूरी है। देन द रिसोर्स अवेलेबल टू अस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली ऑल ओवर द कंट्री। एंड ऐसा भी नहीं है कि जो रिसोर्सेज हैं वो सबके पास इक्वल है, सभी को इक्वली रिसोर्स मिल रहे हैं। कुछ ही इंडिविजुअल के पास रिसोर्सेज का ज्यादा एक्सेस है एंड वो ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जबकि जो पुअर हैं उनको तो अपनी वो नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते हैं। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जो सोसाइटी है वो रिच एंड पुअर में डिवाइड हो रखी है। तो इसीलिए भी हमें रिसोर्स की प्लानिंग करनी जरूरत है ताकि सभी को इक्वल एक्सेस मिले रिसोर्सेज का। देन over utilization of the resources may lead to environmental pollution and depletion of resources as well. Therefore planning of resources can reduce pollution and over utilization of resources as well. हमें पता है कि जब हम resources का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो काफ़ी environmental problems होती हैं, जैसे कि pollution होता है, global warming होती है and जो resources हैं उनका भी depletion होता है, उनकी भी कमी होती है। तो अगर हम सही तरीके से utilize करेंगे resource को तो फिर जो environmental problems हैं वो भी नहीं होंगी and हम pollution को भी reduce कर सकते हैं। ठीक है, then planning of resources can lead to having balanced development at national, state, regional and local levels. अगर हम रिसोर्सेज को प्लान करके यूज करेंगे, एक प्लान्ड वे में, एक सिस्टमैटिक वे में अगर हम रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करें तो इससे क्या होगा, इससे बैलेंस डेवलपमेंट होगी नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर एंड लोकल लेवल पर। मतलब सभी लेवल में बैलेंस डेवलपमेंट होगी अगर हम रिसोर्स को प्लान करके यूज करेंगे तो। ठीक है, सो ये पूरा आंसर था। सबसे पहले हमने बताया रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है, फिर हमने ये बताया कि व्हाई इट इज एसेंशियल। ठीक है, so this was your answer. Now let's move on to question number 3. Question number 3 है what is land degradation? Suggest in 4 steps to control land degradation. Land degradation क्या होता है एंड हमें 4 steps बताने हैं जिनसे land degradation को रोका जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। Okay, then continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. जब हम लैंड का कंटिन्यूस एंड एक लंबे पीरियड तक यूज करते हैं बिना उसको सही तरीके से मैनेज करे, बिना अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए, कंजर्व किए, तो फिर जो लैंड होती है उसकी फर्टिलिटी में, लैंड की क्वालिटी में डिट्रॉयशन, मतलब हमें जो लैंड है वो डिट्रॉयट हो जाती है। इसे ही बोला जाता है लैंड डिग्रेडेशन। जब लैंड को हम ज़्यादा लंबे टाइम तक, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूसली जब हम यूज़ करते हैं एंड सही मेजर्स लेके यूज़ नहीं करते, उसको कंजर्व नहीं करते, मैनेज नहीं करते सही तरीके से, तो जो लैंड है वो डिट्रॉयट हो जाती है, उसकी क्वालिटी, फर्टिलिटी खराब हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसे ही बोला जाता है लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, then this has serious repercussions on society and the environment and land degradation का बहुत बुरा असर पड़ता है सोसाइटी एंड एनवायरमेंट पर। ठीक है, फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए ये स्टेप्स लिए जा सकते हैं। फर्स्ट इज एफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। एफोरेस्टेशन मतलब हमें पेड़ लगाने चाहिए, ये तो पहले से हम सुनते आ रहे हैं कि पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाने से क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं होती है, बिकॉज जो पेड़ के रूट्स होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं। सो एफोरेस्टेशन कैन हेल्प लैंड डिग्रेडेशन एंड जो ग्रेजिंग है उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए, बिकॉज हमें पता है कि जब ओवर ग्रेजिंग होती है तो इससे भी लैंड की डिग्रेडेशन होती है। ओवर ग्रेजिंग में क्या होता है, जो काउज होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक जब घास को खाने लगते हैं तो पूरी तरह वो जो लैंड है उस पर घास खत्म हो जाती है एंड देन इट बिकेम अनफिट एंड देन इट बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन। इसे बोला जाता है ओवर ग्रेजिंग। तो ओवर ग्रेजिंग से भी लैंड डिग्रेडेशन होती है, तो ग्रेजिंग को भी मैनेजमेंट, उसकी मैनेजमेंट करनी चाहिए। देन प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स। देखो, जहाँ पर आप खेती कर रहे हो, जहाँ पर आप कल्टीवेशन कर रहे हो, अगर उसके चारों तरफ वैसे हम प्लांट्स लगा दे, पेड़ लगा दे एज अ शेल्टर, तो इसे बोला जाता है प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स। तो इससे भी क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन
कंट्रोल होता है एंड सॉइल इरोजन नहीं होती है। जैसे देखो आप जहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे हो, जहाँ पर लैंड है, सॉइल है, तो अगर उसके चारों तरफ अगर आप ऐसे ट्रीज लगा दोगे, पेड़ लगा दोगे एज अ शेल्टर, तो विंड की वजह से इरोजन नहीं होगा। ओके, सो देन द लैंड डिग्रेडेशन कैन बी प्रिवेंटेड। देन कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। तो ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल करना चाहिए एंड जो सैंड ड्यून्स होती है, मतलब जो रेत के टीले होते हैं, उनको स्टेबल करने के लिए क्या, थॉर्नी बुशेस को ग्रो करना चाहिए। बिकॉज हमें पता है कि सैंड एरिया में थॉर्नी बुशेस को ही ग्रो किया जा सकता है, बाकी ट्रीज तो वहाँ पर ग्रो नहीं होती हैं। सो उनको स्टेबल करने के लिए थॉर्नी बुशेस को ग्रो करना चाहिए। देन proper management of wastelands, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluents and waste after treatment can reduce land and water degradation in the industrial and suburban areas। जो wasteland है उनका proper management होना चाहिए। wasteland मतलब जहाँ पर cultivation नहीं करी जा रही है, wasteland, and जो mining activities हैं उन पर control होना चाहिए। because हमें पता है जब mining होती है जिस एरिया में, तो वो एरिया पूरा ही, मतलब वो जो लैंड होती है वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है, उसका फिर आगे कोई यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, फ्लोरा एंड फोना को काफ़ी बुरा असर पड़ता है एंड वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हो सकती एंड काफ़ी जो लैंड है उसकी जो सॉइल प्रोफाइल है वो भी खराब होती है। तो माइनिंग एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल होना चाहिए। देन जो इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है, जो इफ्लुएंट्स निकलते हैं, उनको सही तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन दोनों को कंट्रोल किया जा सकता है। बिकॉज हमें पता है इंडस्ट्रीज काफ़ी वेस्ट रिलीज करती हैं एंड जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट है वो कुछ पानी में डाल देती हैं, ऐसे लैंड पर भी डंप कर देती हैं, तो इससे लैंड एंड वाटर दोनों का डिग्रेडेशन होता है। तो जो वेस्ट है उसको सही तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, डिस्पोज किया जाना चाहिए। ठीक है, एंड जो कि इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरियाज हैं, बिकॉज यहीं पर ज़्यादातर इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज होती हैं। ठीक है, सो दीज आर द स्टेप्स, आर द 4 steps विच शुड बी टेकन टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द केस बेस्ड क्वेश्चन। अब हम 2 केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। सो फ्रेंड्स, केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एक केस गिवन होता है, एक सिचुएशन दी होती है, फिर उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आपको आंसर करना होता है। केस बेस्ड क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स के होते हैं। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources. It has importance in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. ठीक है, तो यहाँ पर वही resources को सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, judicially यूज़ करना चाहिए, उस बारे में इस केस में बात हो रही है। Okay, then there are regions which are rich in certain type of resources but are deficient in some other resources. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. For example, the states of Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposits. Arunachal Pradesh has an abundance of water resources but lacks in infrastructural development. The state of Rajasthan is very well endowed with solar and wind energy but lacks in water resources. The cold desert of Ladakh is relatively isolated from rest of the country. It has very rich cultural heritage but it is deficient in water, infrastructure and some vital minerals. This calls for balanced resource planning at the national, state, regional and लोकल लेवल्स। तो अब इसमें इस पैराग्राफ में, इस केस में जिस बारे में बात करी गई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम अ स्टेट विच इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। ऐसे आपको एक स्टेट का नाम बताना है जो कि मिनरल रिसोर्सेज में रिच है। तो यहाँ पर बात हुई है, देखो यहाँ पर लिखा है इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। तो इनमें से आप किसी भी एक स्टेट का नाम लिख सकते हो। सो ए पार्ट का आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश कोई भी आप लिख सकते हो। ये स्टेट्स क्या है, मिनरल रिसोर्सेज में काफी रिच हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज नेम अ स्टेट रिच इन विंड एनर्जी। ऐसा स्टेट जो विंड एनर्जी में काफी रिच है, तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल एंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। सी है व्हाई इज रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी। रिसोर्स को प्लान करके यूज करना नेसेसरी क्यों है, जरूरी क्यों है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। ठीक है, इसका आंसर है रिसोर्सेज मोस्ट ऑफ विच आर फाइनाइट विल बी एग्जॉस्टेड वेरी सून इफ दे आर नॉट प्लान्ड वेल। हमें पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटी में है, फाइनाइट है, नॉन रिन्यूएबल है, इसलिए उनको प्लान करने की जरूरत है, प्लान करके यूज करने की जरूरत है, नहीं तो वो बहुत जल्द एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, दिस विल मेक डेवलपमेंट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर द जनरेशंस टू कम। अगर रिसोर्सेज खत्म हो गए तो फिर आगे फ्यूचर जनरेशंस अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पाएंगी, वो डेवलपमेंट में नहीं कर पाएंगी। ओके,
Then hence resource planning is extremely essential for sustainable development. इसलिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. तो ये 3 क्वेश्चंस थे, तीनों को हमने आंसर कर दिया. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है छत्तीसगढ़, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान, एंड देन दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन. ओके, तो ये था पहला केस बेस्ड क्वेश्चन. दूसरा केस बेस्ड क्वेश्चन है द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन. तो इस केस में सॉइल इरोजन की बात हो रही है. ओके, the process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two. देखो, सॉइल की फॉर्मेशन होना एंड सॉइल की इरोजन होना, ये दोनों जो प्रोसेस हैं ये साइमल्टेनियसली होते हैं, मतलब एक साथ होते हैं एंड बैलेंस्ड होते हैं. लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं इसमें काफ़ी हमें इम्बैलेंस देखने को मिला है. ठीक है, समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब. ये बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एक्सेट्रा. वाइल नेचुरल फोर्सेज लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन. नेचुरल जो फैक्टर्स हैं, नेचुरल जो पावर है, उस वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी सॉइल इरोजन हो रहा है. ओके, then the running water cuts through the clayey soil and make deep channels as gullies. The land becomes unfit for cultivation is known as badland in the Chambal basin. Such lands are called ravines. ठीक है, एंड जब क्लेई सॉइल में से जब वाटर रन करके जाता है, कट करके जाता है रनिंग वाटर, तो क्या होता है, डीप चैनल्स ऐसे बन जाते हैं जिनको गलीज बोला जाता है. ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, डीप चैनल्स एज गलीज इनको बोला जाता है. एंड जब गलीज बनती हैं तो जो लैंड है वो कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो जाती है, उस पर फिर खेती नहीं करी जा सकती. ठीक है, इसको बैडलैंड बोला जाता है. एंड चंबल बेसिन में इसको क्या बोला जाता है, रिवाइन्स बोला जाता है. Sometimes water flows as a sheet over large areas down a slope. In such cases, top soil is washed away. तो क्या होता है, एक बारी मतलब कई केसेस में ऐसा होता है कि जो वाटर है वो एक लार्ज एरिया, वाटर फ्लोज एज अ शीट, मतलब वाटर एक शीट की तरह फ्लो करता है एक लार्ज एरिया पर. एंड इससे क्या होता है, जो सॉइल की जो टॉप लेयर है ना, टॉप सॉइल है, वो वॉश अवे हो जाती है, मतलब पानी के साथ बह के चली जाती है. देखो, वाटर ऐसे शीट में ऐसे अगर बह रहा है तो जो वाटर, जो सॉइल की जो टॉप लेयर है ना, वो उसके साथ बह के चली जाती है. सो इससे टॉप सॉइल इरोजन होता है. सो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ इरोजन डिस्ट्रॉयज द सब सॉइल. कौन सा टाइप का इरोजन है जो सब सॉइल को इरोड करता है. ठीक है, सब सॉइल मतलब देखो, सॉइल की एक तो टॉप लेयर होती है, उसको टॉप सॉइल बोलते हैं, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है. फिर उससे नीचे जो लेयर होती है उसको सब सॉइल बोलते हैं. तो सब सॉइल इरोजन कैसे होता है. सो विच टाइप ऑफ इरोजन डिस्ट्रॉयज द, कौन से टाइप का इरोजन है जो सब सॉइल को डिस्ट्रॉय करता है. सो द आंसर इज गली इरोजन. जो गलीज बनती है ना, उस वजह से जो सब सॉइल है वो डिस्ट्रॉय होती है. बिकॉज गलीज क्या होती है, देखो, जब रनिंग वाटर कट करता है क्लेई सॉइल से तो डीप चैनल्स बन जाते हैं, ऐसे डीप चैनल्स बन जाते हैं जिनको गलीज बोलते हैं. तो इससे सब सॉइल डिस्ट्रॉय होती है. ऊपर वाली लेयर नहीं, टॉप सॉइल नहीं, सब सॉइल डिस्ट्रॉय होती है. ठीक है, अदर टाइप्स ऑफ इरोजन बेसिकली अफेक्ट द टॉप सॉइल शीट एंड नॉट द सब सॉइल डायरेक्टली. जो बाकी टाइप के इरोजन जैसे कि विंड इरोजन हो गया या फिर शीट इरोजन हो गया, तो इसमें तो टॉप सॉइल जो होती है सॉइल की वो डिस्ट्रॉय होती है. लेकिन जो गलीज होती हैं, जो गलीज बनती है, उस वजह से सब सॉइल डिस्ट्रॉय होती है. ठीक है, तो इसका आंसर है गली इरोजन. फिर दूसरा क्वेश्चन है नेम एन एजेंट दैट कॉज शीट इरोजन. शीट इरोजन किस वजह से होता है. तो अभी हमने डिस्कस किया कि जब वाटर ऐसे शीट में फ्लो करता है तो जो सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो उसके साथ बह के चली जाती है, इसको शीट इरोजन बोला जाता है. तो ये क्यों होता है, वाटर की वजह से होता है. सो द एजेंट इज वाटर. वाटर कॉजेज शीट इरोजन. ठीक है, देन डिफाइन रेवाइन्स. नेम अ स्टेट वेयर दे आर फाउंड. रिवाइन्स क्या होती हैं, बैडलैंड. चंबल जो बेसिन है उसमें बैडलैंड को रिवाइन्स बोला जाता है. रिवाइन्स आर प्रोड्यूस्ड क्रिएटेड बिकॉज ऑफ इरोजन ऑफ द सॉइल कवर कॉज्ड बाय रनिंग वाटर. जो रनिंग वाटर जो कट करता है, डीप चैनल्स बनते हैं, तो उस वजह से जो इरोजन होता है दैट इज कॉल्ड रिवाइन्स. ठीक है, ये रिवाइन्स क्रिएट होती हैं उससे, गलीज बोलते हैं इसको, हम रिवाइन्स भी बोलते हैं. एंड ये होता है जब सॉइल जो सॉइल है वो कट हो जाती है रनिंग वाटर से एंड डीप चैनल्स बन जाते हैं. ठीक है, सच लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड बैड लैंड्स. इनको बैड लैंड्स भी बोला जाता है, लेकिन राजस्थान के चंबल बेसिन में इसको क्या बोला जाता है, रिवाइन्स बोला जाता है. दे कैन बी फाउंड इन चंबल बेसिन इन राजस्थान. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया. सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर 15 क्वेश्चंस. हमने सारे 15 क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं. आई होप यू फाउंड दीज क्वेश्चंस हेल्पफुल. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.